Nature of friction. Close examination of the flattest and most highly polished surface that have hollows and humps more than 100 atoms high. When one solid is placed on the other, contact therefore only occurs at a few places of small area. For electrical resistance measurements of metals in contact, it is estimated that in the case of steel, the actual area that is touching may be no more than 1/10,000th of apparent area. अब नेचर ऑफ फ्रिक्शन की वो बात कर रहे हैं कि आप कंसिडर करें फ्लैटेस्ट एंड हाईली पॉलिश सरफेस, दो फ्लैटेस्ट एंड हाईली पॉलिश सरफेस हैं, क्योंकि जितनी रफ सरफेस होगी उतना ही अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज करता है। अगर एक पॉलिश और हाईली फ्लैटेंड सरफेस है, उन फ्लैटेंड सरफेस के अंदर भी अगर हम उनको एट एन एटॉमिक स्केल चेक करें, एटॉमिक स्केल के अंदर उसमें हॉलोज एंड हम्प्स लाई करते हैं। अब ये हॉलोज एंड हम्प्स का मतलब है उसके अंदर उसकी सरफेस में वैसे हमें बज़ाहिर नेकेड आई से वो बड़ी फ्लैट और पॉलिश सरफेस नजर आ रही है, लेकिन अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से या एटॉमिक माइक्रोस्कोप से एटम्स के लेवल पे चेक करेंगे तो उसके अंदर फ्लैटनेस जो है वो इतनी ज्यादा वो फ्लैट नहीं होगी जैसे कि वो नेकेड आई में से नजर आ रही है। तो उसमें ये जो हॉलोज एंड हम्प्स लाई करते हैं, ये मोर देन 100 एटम्स हाई, यानी मोर देन 100 एटम्स हाई ये जो है सरफेस में रफनेस पाई जाती है। और जब एक सॉलिड का दूसरे सॉलिड के साथ कांटेक्ट होता है तो एरिया ऑफ कांटेक्ट एक्चुअल में आपको नेकेड आई से तो नजर आ रहा है कि दो जो सरफेसेस हैं वो आपस में बिल्कुल मिली नहीं है, उनका पूरा टोटल कंप्लीट एरिया इज इन कांटेक्ट विद द अदर सरफेस। बट एक्चुअल में एट एटॉमिक स्केल और माइक्रोस्कोप लेवल उसमें जो हम्प्स हैं, वो हम्प्स और हॉलोज जो हैं वो रफनेस की वजह से दे देयर एरिया ऑफ कांटेक्ट इज वेरी लेस। और वो एस्टिमेट किया गया इन द केस ऑफ स्टील के जब वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मुहैया करने के लिए मेटल कॉन्टेक्ट्स बनाए गए इन केस ऑफ स्टील, तो ये देखा गया कि 1/10,000 ऑफ द अपेरेंट एरिया, यानी जो अपेरेंट एरिया आपको नजर आ रहा है कि ये फुली कंप्लीटली एक दूसरे के साथ जो है इन कांटेक्ट है, वो एक्चुअल में इन कांटेक्ट नहीं था। it was no more than 1/10,000, इतना small area at the microscope or scale or the atomic scale level, this much of the area was in contact and which was responsible for giving the electrical resistance। ठीक है, तो electrical resistance इस extremely small area of contact की वजह से भी पैदा हो रही है। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि नेचर ऑफ द फ्रिक्शन के लिहाज से आप बात करें कि जब दो सरफेसेस इन कांटेक्ट होती हैं, तो इफ यू वांट टू मेजर द एरिया ऑफ कांटेक्ट, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट अपेरेंटली जो नजर आ रहा होता है वो एटॉमिक या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उतना नहीं होता। नाउ द प्रेशर एट द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, the pressure at the points of contact are extremely high and causes the hump to flatten out due to plastic deformation until the increased area of contact enables the upper solid to be supported। ये जब प्रेशर इज एक्सट्रीमली हाई एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अब वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दैट इज 1/10,000 टाइम्स, अगर हम स्टील के कॉन्टेक्ट की बात करें तो वो जो कॉन्टेक्ट है उस कॉन्टेक्ट पॉइंट के ऊपर प्रेशर जो है वो बहुत हाई होता है, एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट होते हैं तो प्रेशर हाई। अब जब आपने इस प्रेशर को, ये प्रेशर जो है एक एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर लाई करता है, और इस प्रेशर की वजह से ये जो हम्स है, यानी हम जो उभार आता है ना, उभार एक एक मटेरियल
को रफ कहते हैं, तो वो किस तरह से रफ होती है कि उसके ऊपर कुछ उभार हैं और कुछ डिप्रेशन की फॉर्म में है, ठीक है। उसकी सरफेस हमारी हम कहेंगे इस तरह से जो है उसमें अनइवननेस है, कुछ ऊंचा है कुछ नीचा है। जो ऊंचा है उसको हम कहते हैं और जो नीचा है उसको आप कंसिडर करेंगे ये हॉलोज है। तो अब इन हम्प्स के ऊपर these hum causes the humps to flattened out due to plastic deformation until the increased area of contact enables the upper solid to be supported। अब जब वो प्रेशर इतना हाई हो, जब एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है, तो ऊपर की जो सरफेस है जो इन कांटेक्ट है वो प्रेशर अप्लाई करती है हम्प्स के ऊपर किसी दूसरी सरफेस के, और उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज अ परमानेंट टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन, परमानेंट टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करती है और वो फ्लैटन करती है उन हम्प्स को, यानी जो ऊंचाई उसके अंदर मौजूद है, जो उभार हैं उसके अंदर सरफेस के अंदर, उसको रिड्यूस करती है, उसको फ्लैटन करती है। अब जब वो उभार कम हो जाएंगे तो व्हाट वुड हैपन, एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो इंक्रीज करेगा। अब वो एरिया ऑफ कांटेक्ट जब इंक्रीज करता है, इस एरिया ऑफ कांटेक्ट के इंक्रीज करने की वजह से आपकी जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है वो चेंज होगा। It is considered that at the points of contact, small cold welded joints are formed by the strong adhesive forces between molecules which are very close together. These joints have to be broken before one surface moves on the other. जब हम कंसिडर करते हैं कि दो surfaces in contact हैं, they are not moving relative to each other, so there is a limiting friction, the maximum friction. In order to move that body, आपको एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है which is against that frictional force। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि जब वो एक स्टैटिक स्टेट में है तो दोनों जब इन कांटेक्ट है सरफेसेस, तो उनके दरमियान ये कोल्ड वेल्डेड, स्मॉल कोल्ड वेल्डेड जॉइंट्स बनते हैं। अब कोल्ड वेल्डेड जॉइंट्स क्या, ये दूसरे जॉइंट्स जो हैं वो हीटिंग के साथ आते हैं। जॉइंट्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, वेल्डिंग भी करते हैं आप, जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो एक जो मटेरियल है वो मेल्ट करके दूसरे के साथ जॉइंट प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं कि इट इज हॉट वेल्डेड जॉइंट। इसमें कोल्ड वेल्डेड जॉइंट की आपने कोई टेम्परेचर राइज नहीं किया, लेकिन उनके हम्प्स और हॉलोज की वजह से, दो सर्फेसेस के हम्प्स एंड हॉलोज की वजह से दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, एडहेशन हुई है। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे आपके, आप ये देखते हो डिफरेंट बैग्स वगैरह में आपके ये आते हैं ना स्टिकर्स वगैरह, ये स्टिकिंग है। स्टिकिंग से क्या होता है, इट इज अ कोल्ड वेल्डिंग, जॉइंट क्रिएट हो जाता है। जब एक स्टिकर की सरफेस एक दूसरी सरफेस के साथ स्टिक करती है तो ये दो सरफेसेस जो है वो जॉइंट क्रिएट कर लेती है। अब ये एक स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स क्रिएट करेगी क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। These joints have to be broken before one surface moves on the other। अगर आपने उनको मूव करवाना है, अब ये at a microscopic level we are dealing with the friction force की nature of friction क्या है। These joints are actually the frictional forces, these adhesive joints are the frictional force। अगर आपने मूव करवाना है तो इन जॉइंट्स को क्या होगा, इन जॉइंट्स को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये ब्रेक होंगी तभी एक सरफेस दूसरी सरफेस से रिलेटिव मोशन कर सकती है या मूव कर सकती है ऑन द अदर सरफेस। दीज जॉइंट्स आर रीफॉर्म्ड व्हेन न्यू कॉन्टैक्ट्स आर मेड। अब आपने सरफेस में एक ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ, अब वो जब मूव करवाते हैं आप ऑब्जेक्ट को तो वो जॉइंट्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, और वो जब नेक्स्ट सरफेस की तरफ मूव कर जाती है, एक नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी, तो वहां पे अगेन वो उस सरफेस के साथ कोल्ड वेल्डेड स्मॉल जॉइंट्स एडहेसिव फोर्सेस की वजह से, द स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्सेस आर द फ्रिक्शनल फोर्सेस, उनकी वजह से एक वेल्डेड कोल्ड वेल्डेड जॉइंट्स क्रिएट हो जाएंगे। तो व्हेन एवर सरफेस हैव टू मूव ऑन द अदर सरफेस, ये जॉइंट्स ब्रोक होंगे, और जब वो मूव करेगी नई पोजीशन के ऊपर, नई लोकेशन के ऊपर, वहां पे नए जॉइंट्स इस्टेब्लिश हो जाएंगे। अब इसकी एग्जांपल सेम उन्होंने कंसीडर करते हैं फॉर द रेडियो एक्टिव ट्रेसेस।
अब रेडियो एक्टिव ट्रेसेस की फॉर्म में अगर हम कंसिडर करें, so radioactive traces experiment have established that fragments of one metal surface may be sheared off and stick to these surfaces, stick to these surfaces when the relative velocity of the two surfaces is very high. Melting may occur at some contact area and the surface on the whole may become relatively warm. अब ये कंसिडर कर रहे हैं कि जैसे रेडियो एक्टिव ट्रेसेस का एक एक्सपेरिमेंट है। अब रेडियो एक्टिव ट्रेसेस का एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर मेटल की जो सरफेस है वो शेयर्ड ऑफ होती है, यानी टूटती है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। अब वो जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होती है, दे फ्लाई ऑफ एंड दे स्टिक ऑन दीज सर्फेसेस, और डिफरेंट सर्फेसेस के ऊपर स्टिक कर जाती है। अब जितनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ वो मूव करेगा उतनी क्या होगी, उसकी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से टेम्परेचर यहाँ तक पहुंचेगा कि वो मेल्टिंग होगी और वो एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट क्रिएट कर देगा। अब वो जॉइंट जो एट सम कॉन्टेक्ट पॉइंट क्रिएट हुआ वो एक रिलेटिवली वार्म। अब इसकी एग्जांपल वो किस तरह से देखते हैं कि व्हेन यू कंसीडर द नॉइज द नॉइजेस दैट ड्राई सरफेस मेक्स, जो स्क्रीचेस आती हैं, जो कार्स की भी स्क्रीचेस आती हैं, मेक व्हेन स्लाइडिंग अकर वन अनदर इज ड्यू टू स्टिक एंड स्लिप इवेंट। देखिए जब स्टिक एंड स्लिप इवेंट क्या है कि जब आपकी कोई ड्राई एंड रफ सरफेसेस है उसके ऊपर से स्लाइडिंग की जा रही है, तो वो जो जॉइंट्स हैं जब ब्रेक, अब जब जॉइंट्स क्रिएट हो गए, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टिकिंग। और इस स्टिकिंग के प्रोसेस में वो प्रेशर अप्लाई करते हैं एक दूसरे के हम पे और उसको फ्लैटन करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कॉन्टेक्ट एरिया। और जब वो प्रेशर अप्लाई करते हैं, यानी यू नो कि जब प्रेशर का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर किस तरह से कि प्रेशर इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो आपकी वो एनर्जी जो है उस जगह की एनर्जी इंक्रीज होती है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, और किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो ओवरऑल उसके टेम्परेचर को, इंटरनल एनर्जी उसकी इंक्रीज कर रही है तो टेम्परेचर राइज करेगा। अब ड्यू टू राइज ऑन द टेम्परेचर वो जो जॉइंट्स हैं वो वार्म होंगे और उसमें मेल्टिंग होगी, और इट विल प्रोड्यूस परमानेंट टाइप की डिफॉर्मेशन, और इस टेम्परेचर की वजह से जो हम्स हैं वो फ्लैटन होंगे। तो हम जब एक सरफेस को दूसरी सरफेस के ऊपर से स्लाइड करते हैं, अ स्टिक एंड स्लिप इवेंट अकर्स। जब वो सरफेस के ऊपर लाई कर रहा होता है तब वो एडहेसिव फोर्सेस जो हैं वो स्टिक करवा रही होती है एक सरफेस को दूसरी सरफेस। जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जॉइंट्स ब्रेक होते हैं एंड द ऑब्जेक्ट मूव फर्दर। तो हम वो कहेंगे कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऑब्जेक्ट के ऊपर से, एक सरफेस दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर से स्लिप करती है। सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ स्लिप, stick and slip event that is occurring, which is therefore the breaking of joints and the reformation or the formation of new joints। तो स्लिप जब आपका इवेंट करता है, जब ब्रेक होता है तो वो आगे स्लिप करता है और फिर वो न्यू लोकेशन पे जाके नए जॉइंट्स क्रिएट हो जाते हैं। अगेन जब वो स्लिप करेगा वो ब्रेक होंगे, फिर ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। एंड हाउ टू रिड्यूस दीज frictional forces. These strong adhesive forces are actual the frictional forces. It may be pointed out that the frictional force for rolling motion is much less than the sliding motion. This is due to the fact that in rolling motion, these joints are peeled off instead of sheared off as in sliding motion. अब ये स्लाइडिंग मोशन में और रोलिंग मोशन में डिफरेंस कैसे है? डिफरेंस ऐसे है कि जब आप स्लाइड कर रहे हैं, जब आप स्लाइड करेंगे तो हम्स को वो तोड़ता हुआ जाएगा, तोड़ को उसको परमानेंटली डिफॉर्म करके उसको फ्लैटन करता हुआ जा रहा है, ठीक है। और लेकिन अगर आप रोल कर रहे हैं, उसको रोल कर रहे हैं तो यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन इन द सर्फेस। आप सिर्फ वो स्टिक करता है और आपने जब वो नेक्स्ट रोल कर रहा है तो वो स्टिक जो है वो शेयर्ड ऑफ हो जाता है, यानी उसमें से उतर जाता है और फिर वो नेक्स्ट उसमें स्टिक और जॉइंट बना देता है, यानी ये पीलिंग हो रही है, पीलिंग ऑफ द जॉइंट्स हो रहा है। लेकिन जब हम स्लाइड करते हैं इट इज कंसिडर्ड टू बी कि आप उसके हम्स को परमानेंटली डिफॉर्म कर रहे हैं,
इसकी एग्जांपल बिल्कुल आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि आपके पास कोई रफ रोड है क्रिएटेड ऑफ मड, आपने उसके ऊपर कोई रोलर आप देते हैं, रोलर से जो है आपकी सरफेस जो है उसमें वो सरफेस में हम्स और वो जो हॉलोज हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं, वो उसको फ्लैट नहीं करता, पॉलिश नहीं करता। लेकिन अगर आप उसी रोड की ग्राइंडिंग करें, यू आर स्लाइडिंग द सरफेस ऑन द रोड, तब आपकी वो जो हम्स एंड हॉलोज हैं वो फ्लैटन होते जाते हैं, आपकी वो रोड जो है वो पॉलिश होती जाती है। ठीक है, तो लेकिन रोलर के फेलने से वो पॉलिश नहीं होती, वो फ्लैट जरूर हो रही है, प्रेशर की वजह से उसमें डिफॉर्मेशन होगी, लेकिन उसमें पॉलिश नहीं होगी। Sliding friction can be reduced either lubricating the two surfaces by oil or introducing air layer between them. अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अब ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन को भी अगर आपने रिड्यूस करना है तो यू शुड रिड्यूस बाय लुब्रिकेटिंग द टू सरफेस। अब लुब्रिकेटिंग से क्या होगा कि ये जो हॉलोज हैं उसके अंदर ऑयल आ जाएगा, या आपने एयर के लेयर उसके अंदर इन बिटवीन क्रिएट कर दिया, अब हॉलोज में एयर आ गया, अब वो जॉइंट जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जॉइंट नहीं क्रिएट होगा, so it will reduce the frictional effect. Next, the magnetically leviated train is a good example of practically frictionless movement at a high speed. अब magnetically leveled ट्रेन की एग्जांपल अगर कंसीडर करते हैं, इसमें फ्रिक्शनलेस मूवमेंट है एट हाई स्पीड, क्योंकि यहाँ पे कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही, ना स्लाइडिंग हो रही है ना रोलिंग हो रही है। It is due to the magnetic effect the train is moving, and the train is moving with a higher speed.